आज हम जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। इससे पहले हमने पादप जगत का वर्गीकरण का लेक्चर ऑलरेडी देख कर लिया है। तो जंतु जगत का वर्गीकरण करने से पहले जंतु जगत की क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, क्या उनकी प्रमुख विशेषता होती है पादप जगत से, उसकी तुलना करते हैं। तो जंतु जगत यूकेरियोटिक जीव है, यहाँ बहुकोषीय जीव है। यहाँ पर आपको दो टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव सिंपल, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वही यूकेरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो जंतु जगत के जीव कैसे हैं, यूकेरियोटिक है, और यूकेरियोटिक में भी बहुकोषीय यूकेरियोटिक है। जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, वही पादप जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित थी। जंतु जगत में केंद्रक भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन इसमें जो हरित रवन क्लोरोप्लाज्मा, जिसके आधार पर वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोप्लाज्मा को भोजन का रसोई घर भी कहा जाता है, वहाँ जंतु जगत में अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये किस टाइप के जीव हैं, ये परपोषी जीव हैं। अब जंतु जगत का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण हम दो आयाम पर देखेंगे, पहला कशेरुकी के आधार पर और अकशेरुकी के आधार पर। तो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि अकशेरुकी क्या होता है और कशेरुकी क्या होता है। तो अकशेरुकी जिसमें मेरुरज्जु अनुपस्थित होता है, जिसके कारण उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर मनुष्य में मेरुरज्जु बोला जाए तो कहाँ होता है, तो मनुष्य की जो पीठ में यानी मस्तिष्क के पीछे जो रहता है एक रीढ़ की हड्डी गई रहती है, वही मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, साथ साथ एक निश्चित इनको कंट्रोल भी करता है। यहाँ अकशेरुकी जीव में अनुपस्थित होता है। तो अब अकशेरुकी के आधार पर इन जंतुओं का विभाजन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुल मिला के 10 प्रमुख संघों के बारे में हम देखेंगे। हायर स्टडी में जाएंगे तो इससे अधिक अकशेरुकी के आधार पर और भी अधिक विभाजित किया गया है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जंतु जगत का प्रमुख संघ पर। तो जंतु जगत के प्रमुख संघ में पहला पॉलीफेरा, दूसरा सिलेलेटा, तीसरा पेंटीहेल्मिंथीज, चौथा निमेटोडा, पांचवा एनीलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, पोर्टोकार्डेटा और 10वां वर्टिब्रेटा। तो इन 10 पर हम अब इंडिविजुअली अध्ययन करेंगे कि इसके इंडिविजुअली क्या गुण होते हैं, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं उन सब का, और जो इनकी जो जीव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके नाम को हमें याद करने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। इनके लक्षण उतना नहीं पूछेगा, लेकिन जो इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे कि यहाँ किस समूह के अंतर्गत आता है, किस संघ के अंतर्गत आता है, वहाँ अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो पॉलीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं। पॉलीफेरा, तो पॉलीफेरा के कुछ बेसिक गुण जान देते हैं, बेसिक लक्षण किस टाइप के जीव होते हैं पॉलीफेरा में। तो पॉलीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके होते हैं। पॉलीफेरा जीव यानी जिसमें छिद्र युक्त जीव होते हैं और यहाँ एक किसी आधार से चिपके होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इस छिद्र शरीर में उपस्थित नाड़ प्रणाली से जुड़े होते हैं। ये जो छिद्र नाड़ प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल और ऑक्सीजन व भोजन पदार्थ का संचरण होता है। अवशिष्ट पदार्थ को निकालना, अवशिष्ट तथा आवश्यक पदार्थ को ग्रहण करना इन्हीं छिद्र के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पॉलीफेरा की क्या एग्जाम्पल है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पॉलीफेरा के कुछ एग्जाम्पल है साइकोन, यूप्लेक्टेरा, स्पाइनजिला, ये पॉलीफेरा के उदाहरण है। पॉलीफेरा के एग्जाम्पल साथ ही साथ मैंने क्या बोला है, पॉलीफेरा जिसमें छिद्र होते हैं और किसी आधार सीमा से चिपके होते हैं। यहाँ इसमें मेनली इनका नाम स्पंज के नाम पर से जाना जाता है। पॉलीफेरा जीव को स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य आवास समुद्र है। तो पॉलीफेरा के उदाहरण क्या क्या बताए, साइकोन, यूप्लेक्टेरा, स्पाइनजिला। नीचे में मैंने इस साइकन, स्पाइनजिला, यूप्लेक्टेरा की तीनों के डायग्राम बनाए हुए हैं, आप उस पर एक नज़र मिला दीजिए।
अब सेकेंड संघ पर चलते हैं, सिलेंट लेटा। तो सिलेंट लेटा जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन उच्च कोटि की स्तर का होता है और उतकी स्तर का होता है। इसमें देह गुहा पाई जाती है। पोरीफेरा में देह गुहा अनुपस्थित थी, लेकिन सिलेंट लेटा में देह गुहा उपस्थित है। यहाँ कुछ जाति समूह में रहते हैं जैसे कोलल, कुछ एकांकी समूह में रहते हैं हाइड्रा। तो सिलेंट लेटा की एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, समुद्री एनीमोना, जेलीफिश। पोलीफेरा का क्या एग्जाम्पल था? पोलीफेरा का साइकोन एग्जाम्पल था, यूप्लेक्टेरा एग्जाम्पल था और स्पाइनजिला। और वही सिलेंट लेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा, एनीमोना, जेलीफिश। ये हाइड्रा लूपिंग या मुकुरन की प्रक्रिया के द्वारा ये वृद्धि करते हैं या गति करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके जो हाइड्रा और एनीमोना उसके एक डायग्राम पर नज़र मिला लेते हैं। डेटा का मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें हाइड्रा और समुद्री एनीमिना के डायग्राम है। आप इसको एक नज़र मिला लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पर, पेटी हेल्मिंथ्रिच पर। तो पेटी हेल्मिंथ्रिच की जो शारीरिक संरचना होती है वहाँ जटिल होती है। पोलीफेरा और सिलेंट लेटा के कंपेरिजन में इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वहाँ जटिल होती है। यहाँ किस टाइप की जीव है? द्विपार्श समित। तो द्विपार्श समित क्या होता है? जिनको अगर बीच से काटा जाए तो उसके जो लेफ्ट और राइट साइड है वहाँ दोनों ही समान होते हैं। इसी कारण ये किस टाइप के जीव होते हैं? द्विपार्श्विक जीव होते हैं। अब ये इसमें तिकोलक का अर्थ होता है जिसमें इनके 3 स्तर में इन ऊतकों का विभाजन होता है। तो पेटी हेल्मिंथ्रिच में ऊतकों का विभाजन 3 स्तर में होता है, जिसके कारण इसे तिकोलक कहा जाता है। पेटी हेल्मिंथ्रिच को चपटे कीमी भी कहा जाता है। चपटे कीमी किसे कहा जाता है? पेटी हेल्मिंथ्रिच को कहा जाता है। पेटी हेल्मिंथ्रिच का उदाहरण देख लेते हैं। पेनेलिया, लिवरपूल और स्वच्छंद जीव। पेनेरिया सीजी फॉरेस्ट रेंजर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पेनेरिया, अब इसके कुछ डायग्राम मैंने नीचे बनाए हुए हैं, आप उस पर भी एक नज़र मिला दीजिए। खींचा के एग्जाम्पल पेनेरिया, लिवरपूल के डायग्राम है। आप देख रहे हैं पेनेरिया ऐसे जीव होते हैं, अगर इसको मैं बीच से काट दूं, इसके कई टुकड़े कर दूं, तो ये जितने भी इसके टुकड़े करूंगा वहाँ उसमें एक नई जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेनेरिया किस समूह का है? पेटी हेल्मिंथ्रिच का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं निमेटोडा पर। निमेटोडा टिकोलक जंतु है। टिकोलक का ऑलरेडी मैंने अर्थ बता दिया है कि 3 स्तर पर ऊतकों का विभाजन होगा। द्विपार्श्विक जीव है निमेटोडा। और निमेटोडा का जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। गोल कीमी, पाइलेलिया कीमी और पिन कीमी। गोल कीमी, पाइलेलिया कीमी और पिन कीमी इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ इसके स्केलेलियास, बुचेलेलिया स्केलेलिया किसके एग्जाम्पल हैं? निमेटोडा के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट एनीलिडा पर चर्चा करते हैं। तो एनीलिडा के कुछ बेसिक लक्षण क्या होते हैं? एनीलिडा द्विपार्श्विक होता है। द्विपार्श्विक का ऑलरेडी अर्थ मैंने बता दिया है कि इसको अगर बीच से काटा जाए तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही सिमिलर दिखाई देते हैं। टिकोलक जिसमें ऊतकों का विभेदीकरण 3 स्तरों में होता है। एनीलिडा के संपर्क में आपको याद रखना है कि वास्तविक देह गुहा एनीलिडा में पाया जाता है। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे पेटी हेल्मिंथ्रिच, पोलीफेरा, तो उसमें वास्तविक रूप से देही गुहा उपस्थित नहीं थे। तो एनीलिडा में वास्तविक रूप से देही गुहा उपस्थित होती हैं। इन एनीलिडा के कुछ एग्जाम्पल हम पर देख रहे थे। तो एनीलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलास्का और इकाइनोडर्मा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन चारों संघों के जो एग्जाम्पल जो हैं इसके अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं वो उससे आपको याद ही करने हैं। ये चारों के सबसे ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल, इन चारों संघ के। तो एनीलिडा के एग्जाम्पल देखते हैं। एनीलिडा के एग्जाम्पल केचुआ, नेरोलस और जोक हैं। तो एनीलिडा की एक खास बात होती है जो इनके शरीर में
एक उभरी हुई संरचना होती है। आप देख रहे हैं केचुआ और नेरोलस में एक उभरी हुई संरचना है कांटेदार, वहाँ एनीलिडा के प्रमुख लक्षण है। एनीलिडा के एग्जाम्पल केचुआ, नेरोलस और जोक। अब आर्थ्रोपोडा पर चर्चा करते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। यहाँ द्विपार्श्विक इनके ऊतकों का विभाजन भी टिकोलक होता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या कौन से जीव आते हैं, अब उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एग्जाम्पल झींगा, मक्खी, मकड़ी, केकड़ा इत्यादि। सबसे बड़ा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट 7वां देखते हैं मोलास्का। मोलास्का यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें देह गुहा बहुत कम होता है। वास्तविक देह गुहा किस में होता है? एनीलिडा में होता है, लेकिन मोलास्का में देह गुहा बहुत ही कम मात्रा में होता है। यहाँ शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इसमें भी द्विपार्श्विक गुण पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काइटोन। मोलास्का के एग्जाम्पल क्या हैं? घोंघा, सीप, ऑक्टोपस और काइटन इसके एग्जाम्पल है। और मोलास्का की एक खास बात होती है कि इनके जो शरीर जो होता है वहाँ काफ़ी कोमल होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक उभार की संरचना होती है। एक कठोर कवच होता है उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए। जैसा आपने घोंघा और सीपी अगर आपने देखा होगा तो उसकी रक्षा के लिए बाहर से एक आवरण होता है जो कि काफ़ी ठोस आवरण होता है। तो आप इसकी जो एग्जाम्पल है घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस और काइटन। ऑक्टोपस के बारे में एक विशेष पॉइंट यहाँ है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है यानी रक्त जो होता है वहाँ नीले रंग का होता है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं इकाइनोडर्मेटा पर। इकाइनोडर्मेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनोनस और डर्मा। डर्मा का अर्थ होता है त्वचा और इकाइनोनस का अर्थ होता है जाहलक। अर्थात इन जंतु की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं और ये जो त्वचा की जो इसके कांटे जो बने होते हैं वहाँ किस चीज़ के बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल क्या हैं? स्टार फिश है, समुद्री आर्चिन है, समुद्री खील है, एटेडोन इसके एग्जाम्पल हैं। समुद्री आर्चिन का मैंने डायग्राम बनाया है, आप उसको एक नज़र मिला लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पोर्टोकार्डेटा। तो पोर्टोकार्डेटा भी में द्विपार्श्विक और टिकोरिक होते हैं। इसमें देह गुहा युक्त जंतु होते हैं। इसके एग्जाम्पल नोटोकार्डा, पोर्टोकार्डेटा के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम कोशिका की कशेरुकी के आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। बताया था कशेरुकी जिसमें मेरुरज्जु उपस्थित होता है अर्थात जिनका निश्चित आकार होता है उनको कशेरुकी कहा जाता है। तो कशेरुकी के आधार पर जंतु को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो इन पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस के आधार पर क्या डिफरेंस होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप ये तीनों के जो ब्लड होते हैं यानी जो इनका खून होता है यहाँ ठंडा होता है, जबकि पक्षी और स्तनधारी के जो खून होते हैं वहाँ गर्म खून होते हैं। तो गर्म खून और ठंडे खून की दोनों में क्या विशेषता होती है? जो ठंडे खून वाले जो जंतु होते हैं वहाँ टेम्परेचर के साथ अपने शरीर का तापमान भी चेंज करने का गुण रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ अपना खून ठंडा रखेंगे, अगर अंदर का खून इधर और यहाँ ठंडा होगा तो ये अपना ब्लड खून गर्म रखेंगे। अब इसकी हृदय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मत्स्य के 2 कक्षी हृदय पाए जाते हैं, वही उभयचर में 3 कक्षी और सरीसृप में भी 3 कक्षी हृदय पाए जाते हैं। लेकिन पक्षी और स्तनधारी में 4 कक्षी हृदय पाए जाते हैं। और सरीसृप का एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृप होते हुए भी इसमें 4 हृदय कक्ष पाया जाता है। अब यहाँ पर कक्ष किसी में 2 कक्ष किसी में 3 कक्ष है, तो अगर जितना कक्षों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उनको ऊर्जा की उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है।
मत्स्य को सिर्फ केवल उनको तैरना रहता है और खाना पीना रहता है, इसके अलावा और उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। और वहाँ पर जो तैरते भी हैं वहाँ पानी के फ्लो में ही अधिकतर बार तैरते हैं, तो उनको भोजन की आवश्यकता कम होती है, जिसके कारण उनमें हृदय की कक्षाओं की संख्या केवल 2 है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये अपने बच्चे कैसे देते हैं। तो मैक्सिमम जो जीव जंतु है वहाँ अपने बच्चे अंडे के जिसके के थ्रू देते हैं, चाहे मत्स्य हो, उभयचर हो, सरीसृप हो या पक्षी हो। लेकिन स्तनधारी ऐसे जीव होते थे, ऐसे जंतु होते जो कि सीधे बच्चे देते हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है डकबिल पेटिपस या इकिडाना पेटिपस। अब इसका एक इंडिविजुअली मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, मत्स्य का, सरीसृप का, उभयचर का, पक्षी का और स्तनधारी का। आप उसको एक नज़र मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मत्स्य के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं, लिखे हैं, आप उस पर एक नज़र मिला लेते हैं। तो मत्स्य में उपस्थि शार्क में कोई भी अस्थि उपस्थित नहीं होती। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि शार्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो शार्क में हड्डियों की संख्या 0 होती है, क्योंकि इसके का जो पूरा शरीर होता है वो अस्थि का बना हुआ रहता है। मत्स्य श्वसन करने के लिए शार्क किसके द्वारा श्वसन करते हैं, इनके लिए गल्फ होता है जिसके के थ्रू यहाँ श्वसन करते हैं। अब उभयचर क्या कैसे जीव होते हैं, उभयचर किन जीवों को कहा जाएगा, ऐसे जो कि प्रजनन करने के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ अपने अंडे जमीन पर देते हैं। ऐसे जीव को उभयचर या एम्फीफिबियन कहा जाता है। सरीसृप, इनके शरीर में एक उभरी हुई या कांटेदार संरचना होती है। इसका एग्जाम्पल, इसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, फेफड़ों के द्वारा यहाँ श्वसन प्रक्रिया करते हैं। इसके एग्जाम्पल सांप, छिपकली, मगरमच्छ इसके एग्जाम्पल हैं। मगरमच्छ, इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं, आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पक्षी का ऑलरेडी मैंने जो बताया है वही सब लिखा, एक आप खुद नज़र मिला दीजिए। अब इस कि यहाँ समतापी जीव होते, 4 कक्षीय हृदय होते, 2 कक्षीय पैर होते थे। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 जोड़ी पैर। तो पक्षियों की में पैरों की संख्या आपको पूछेगी तो कितनी होती, टोटल 4 पैर होते, लेकिन जो इसके 2 पैर, जो आगे वाले जो 2 पैर होते हैं उड़ने के लिए होते हैं और पीछे वाले जो चलने के लिए होते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पक्षियों में भी 2 जोड़ी पैर होते हैं और इनके जो आगे के 2 पैर होते हैं वहाँ उड़ने के लिए होते हैं। स्तनधारी जीव, स्तनपायी समतापी प्रणाली होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, जिसका अपवाद डकबिल पेटिपस या इकिडाना पेटिपस है। कंगारू ऐसी स्तनधारी जीव हैं जो कि अपने बच्चों को अपने पेट की एक थैली होती है, उसमें जब तक उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाते, विकसित नहीं हो जाते, वहाँ अपने बच्चों को उसी के थैली में रखते हैं। कुछ अनइम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जंतु है जो कि उड़ सकता है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल है। कौन सा व्हेल, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है और साथ साथ चमगादड़ है एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी। कोबरा एकेरा एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। अब कौन से जीव किस तरीके से श्वसन लेते हैं, वहाँ पर मैंने इसमें लिखा है, टेकिया के द्वारा श्वसन कॉकरोच लेता है, त्वचा के द्वारा श्वसन मेढक लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन स्तनधारी लेते हैं और गिल या गल्फ के द्वारा मत्स्य अपने श्वसन की क्रिया करते हैं। तो आपको यहाँ पर टेकिया और त्वचा के द्वारा जो श्वसन लेते हैं मेढक और टेकिया के द्वारा कॉकरोच, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि मत्स्य का अधिकता हमें पता ही रहता है और स्तनधारी जनरली का भी हमें पता रहता है कि स्तनधारी फेफड़ों के द्वारा देते हैं और मत्स्य गिल या गल्फ के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।